नमस्कार, बीपी कम्युनिकेशन अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के नेक्स्ट जियोग्राफी के नेक्स्ट पार्ट के। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप सभी लोग ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, कौन कौन से आंसर आपको आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के कि भारत के पहला थोड़ा सा हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला आप सभी लोग आंसर दीजिए। हम थोड़ा सा अपना टेक्निकल इशू सही कर लें। हाँ, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से, तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलते हैं? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं तीनों क्या देशों से मिलती है? ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आप लोग सभी आंसर बताइए, इसे कौन सा इसमें से ऐसा राज्य है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम भारत का आपको क्या बनाते हैं मैप, मैप में आपको कई बार हम दर्शा चुके हैं कि कौन सा राज्य भारत के सीमा को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, तो आप सबको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो देखिए, जब भारत के हम मैप में देखते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो अपना नॉर्थ साइड है, ये क्या हो जाता है, नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में। जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ से आप चालू कीजिए, तो एक हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, और यहाँ से क्या हो जाता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाजू में आपका यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद यहीं पे हो जाएगा आपका कौन सा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर मणिपुर। मणिपुर के बाद आपका मिजोरम। मिजोरम के बाद यहाँ हो जाता है आपका कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और इधर हो जाएगा आपका यहाँ नागालैंड। और यहाँ से नागालैंड से आप चले जाइएगा, इधर कौन सा हो जाएगा आपको तो पता होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा मेघालय। और मेघालय के बाद इधर कौन सा हो जाएगा आप सबको पता होना चाहिए। ऐसे आप बढ़ते चले आएंगे तो मेघालय, मेघालय के बाद यहाँ से कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। यहाँ कौन हो जाता है, सिक्किम। सिक्किम के बाद यहाँ से आप आएंगे, यहाँ कौन हो जाएगा, सिक्किम के बाद आपका हो जाता है, यहाँ नीचे रहेगा बिहार। बिहार के ऊपर जस्ट क्या रहता है, उत्तराखंड। कौन सा रहेगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड से जस्ट ऊपर आएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका लद्दाख, सॉरी यहाँ हो जाएगा लद्दाख। और इधर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा भारत के तीनों राज्य है इनमें से जो तीनों देशों से क्या करता है, सीमा लगाता है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। याद रखिए कैसे, सिक्किम। यानी जो यहाँ से क्या है, नेपाल वाला जो भूभाग है, यहीं आपको भूटान मिलेगा। और इस वाले भूभाग को यहीं पे हम क्या बोलते हैं, जब आप अलग से आपको हम बना के दिखाते हैं, ये वाले भूभाग को हम क्या बोलते हैं, याद रखिए इसे क्या कहा जाता है। तो जब आप यहाँ इंडिया के मैप में देखेंगे तो आपको इस वाले भूभाग को क्या बोला जाता है, यहाँ पे ये चिकन की नेक, यानी जो मतलब कहते हैं ना, मुर्गी जो होती है ना, उसके क्या है कि गर्दन के समान बना हुआ है, इसलिए इस वाले स्थान को क्या बोलते हैं, चिकन का नेक बोलते हैं। क्या बोलते जाता है इसे, याद रखिए, चिकन का नेक। क्या बोलते हैं, चिकन का नेक। या इसी को बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोला जाता है इसे, और किस नाम से जाना जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए कहाँ मिलेगा आपको, सिक्किम और जो आपका पश्चिम बंगाल है उसके दोनों के बीच में आपको मिलता है, इसलिए सिक्किम। और सिक्किम जानते हैं आप सभी लोग कि ये सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए, तो जो सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है सिक्किम, उसका क्या है, इन तीनों देशों से भारत की सीमा लगती है। किससे किससे, आप सभी जानते हैं, नेपाल भी भारत का पड़ोसी राज्य देश है, भूटान भी है, और साथ में चीन है। अब यहाँ आपको भूटान का पुराना नाम पता होना चाहिए, क्या है, श्याम। क्या है भूटान का पुराना नाम, श्याम। ठीक है, जैसे म्यांमार का हम लोग पुराना नाम जानते हैं, क्या है, बर्मा। क्या है, बर्मा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप लोगों का अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। ठीक है, चलिए बताइएगा, इसका आंसर आप सभी लोग दीजिएगा। दूसरे का, कौन सा महत्वपूर्ण अंशांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी ऐसी कौन सी अंशांश रेखा है जो क्या करती है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? इसका आप सभी लोगों को क्या करना है, आंसर देना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 23.5 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 23.5 उत्तर। और ऑप्शन नंबर सी दिया है 0 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी दिया है 33.5 डिग्री, यानी 33.30। ठीक है, उत्तर। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए भारत की लोकेशन और स्थिति, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ग्लोब में ये जीरो अंश यानी अंशांश रेखाएं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है,
इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, आई बात समझ में। ये पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। अब ये हो जाती है जीरो वाली लॉन्गिट्यूड, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ये क्या कर रही है आप समझिए, जीरो ये देशांतर रेखा हो गई। आई बात समझ में। ये क्या करती है, ग्रीनविच बेल्ट जो आपका टाइम जोन वाली रेखा है। अब भारत की स्थिति आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे है। अब आप देख लीजिए, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट। तो भारत की स्थिति कहाँ मिल रही है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये 0 अंश डिग्री है, इसके जस्ट ऊपर। और ऊपर में कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ साइड। तो यहाँ क्या, नॉर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, देखिए 23.5 डिग्री। अब क्या क्वेश्चन, दो लगभग बराबर भागों में, तो बीचों बीच से यहाँ से कौन सी रेखा गिरती है, अंशांश रेखा वाली। तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ अंशांश रेखा की कौन सी वाली, आप सबको पता होना चाहिए ये अंशांश कौन सी रेखा हो जाती है, ये वाली रेखा 23.5 डिग्री। कौन सी, 23.5, जिसे किस नाम से जाना जाता है हम लोग, किस नाम से, कर्क रेखा। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा, या इसी को टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसी को कर्क रेखा। ये भारत को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। यानी कहने का मतलब कि ये भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से क्या कर रही है, भारत को दो बराबर भागों में ये बांट रही है। ठीक है, जब ये चीजें आपको क्या आ जाएगी, यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जितनी भी ग्लोब पर ऐसी रेखाएं खींची गई हैं, कैसी, समांतर। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सभी आपको क्या करती हैं, पृथ्वी, ये क्या है कि आप सभी को याद रहे, ये अंशांश रेखाएं करती हैं। ठीक है, इन्हें ही अंशांश रेखाएं कहा जाता है। तो अब ये कौन सी रेखा, जैसे आपका एक कर्क रेखा हो जाती है 23.5 वाली, एक ऊपर वाली कौन सी हो जाती है आपको, आर्कटिक हो जाती है। कौन सी, आर्किट। ये कितने डिग्री पे है, 66.5 डिग्री पे। जीरो के बाद 23.5 नीचे आइएगा साउथ में, ये कौन सी हो जाएगी, मकर यानी दक्षिण में। और यहाँ हो जाएगी अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर। आई बात समझ में। इस प्रकार से आपका ग्लोबल में ये जो ऐसी रेखाएं खींची उन्हें अंशांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इन दोनों किसी एक अंशांश रेखाओं के बीच की दूरी अगर पूछ दे कितने किलोमीटर की होती है, तो आप सबको पता होना चाहिए 111 किलोमीटर होती है। इन अंशांश रेखाओं की बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है, तो आप सबको पता होना चाहिए 111 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम सभी इसका आंसर करा देंगे। पूछ दे कि इन पे ग्लोबल पे टोटल कितनी अंशांश रेखाएं खींची गई हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कितनी खींची गई हैं, 79, सॉरी 89, 89 कितना, 89, 89। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 89, 89 ये हो गई, तो कितना हो जाएगा, 80, 80 दूना कितना हो जाएगा, 160। और कितना हो जाएगा, 9 9 18, कितनी हो जाएगी, 178। कितना हो गई, 178। और प्लस एक और कर दीजिए तो कौन सी हो जाएगी, 179। टोटल कितनी अंशांश रेखा है, 179। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी चीजें पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए भारत का एग्जैक्ट आपका पश्चिमी लोकेशन की बात कर रहा है। आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कि भारत का एग्जैक्ट पश्चिमी लोकेशन क्या है। ऑप्शन दिया है 23.7 डिग्री पश्चिमी गुजरात, 68.7 पश्चिमी राजस्थान, 68.7 पूर्वी गुजरात में, 68.7 पूर्वी राजस्थान। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। मैंने आप सभी लोगों को पढ़ा रखा हूँ, क्या हो जाएगा, देखिए जब आप हम क्या पढ़ते हैं, ये आप मान लीजिए क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, ये क्या हो गई, अंशांश, सॉरी ये हो गई आपकी ग्लोब। ग्लोब में ये 0 डिग्री हो गया, ये आपकी क्या हो जाती है, लॉन्गिट्यूड। और भारत की स्थिति कहाँ हो जाती है, ये आपका नॉर्थ साइड हो जाता है, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको इसी क्लास में सभी चीजें आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। अब भारत की स्थिति आप कहाँ पाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। जब भारत की स्थिति आप यहाँ पाते हैं तब ये क्या हो जाता है, ये आपकी कौन सी 0 अंशांश हो गई, ईस्ट में है। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्थ और ये ईस्ट के बीच में यानी पूरब में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ 68.7 क्या हो जाएगा, पूर्वी गुजरात। ठीक है, पूरब गुजरात में, यानी ये वाली जो ऐसी रेखा खींची जाएगी 68.7, वो पहले किसको छूती है, याद रखिए, गुजरात को। ठीक है, पूर्वी गुजरात, इसलिए पूरब यानी भारत की दृष्टि से देखते हैं तो पश्चिम में आता है,
आप पूरे ग्लोब की दृष्टि से देखते हैं तो किधर आता है, पूरब में। ये याद रखिए, यानी जब भारत के दृष्टिकोण से भारत में खड़े होकर हम देखेंगे तो कहाँ आएगा, याद रखिए पश्चिम में। ठीक है, जब हम पूरे ग्लोब में दृष्टिकोण से देखते हैं तब आपको क्या यहाँ मिलता है, वो पूरब साइड में। आई बात समझ में। 68 इधर क्या हो जाता है 97.25। ये कहाँ से किसको छूता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा स्थान, वालंगू वाला। ठीक है, याद रखिए। और इधर कौन सा हो जाएगा 68.7 वाला सरक्रीक। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल आप लोगों का क्या है। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आप चलिए। तो इसका आंसर आप सभी को पता हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आंसर हम टिक नहीं किए थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला आप सभी लोगों को आंसर देना। ठीक है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, यानी जो अरावली रेंज है और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन दिया है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार की प्रायद्वीपीय पठार। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा पठार इसके बीच क्या है, स्थित हुआ है। ठीक है, आप सभी को इसका आंसर देना है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, देखिए ये आपका क्या हो जाता है, भारत का मैप बनाइए। जब आपके भारत को मैप आपके इमेज में बैठ जाएगा ना, तो आपको किसी भी आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो समझिएगा, ये क्या हो जाता है, आपका पूछ रहा है कि अरावली रेंज। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ आपका क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप क्या क्या हो जाती है, ये विंध्य श्रृंखला हो जाती है, यानी ये विंध्य पर्वत होता है। ठीक है, इसको 3 भागों में हम पढ़ते हैं विंध्य श्रृंखला को। जैसे शुरू को क्या बोला जाता है, ये आपका चालू हो जाता है रतलाम डिस्ट्रिक्ट से लेते हुए मध्य प्रदेश में और दमोह जिले तक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक के भाग वाले को विंध्य श्रेणी बोलते हैं। फिर यहीं से दमोह जिले से ऐसे ऊपर चली जाती है दतिया साइड में, उसे हम क्या बोलते हैं, तो भांडेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भांडेर। और जो आपका इधर वाली ऐसे सीधी चली जाती है कैमूर, ये आपको कहाँ तक जाती है, बिहार तक। ठीक है, तो इसे क्या बोलिए, विंध्य श्रृंखला। और आप सभी जानते हैं कि ये आपका मध्य प्रदेश के छोटा वाला नहीं, गुजरात से, कहाँ से लेंगे हम, गुजरात से लेके और ये आपका दिल्ली तक। कहाँ तक, गुजरात से लेके दिल्ली तक, ये वाली जो रेंज है ये कौन सी है, ये पर्वत है, किसे कौन सी बोला जाता है, अरावली पर्वत, या पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, अरावली रेंज कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम अरावली पर्वत बोलते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी पुरानी श्रृंखला, यानी भारत की सबसे पुराना पर्वत कोई अगर मिलता है, वो कौन सा हम पढ़ते हैं, तो अरावली रेंज को पढ़ते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका इसी पे रायसीना राष्ट्रपति भवन वगैरह बना है, तो ये ऐसे खड़ा हुआ है। इसीलिए आप पढ़ते होंगे कि विंध्य श्रृंखला का जो हिस्सा है, या विंध्य जो पर्वत है, वो किस पर्वत का भाग है, तो आप सभी पढ़े होंगे कि अरावली पर्वत का भाग। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर चौथे का मालवा का पठार हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए ये वाले यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो आप सबको पता होना चाहिए कौन सा आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार स्थित है ना। छोटा नागपुर का पठार कहाँ मिलेगा, झारखंड में इधर साइड। दक्कन का पठार, ये वाले भूभाग को हम दक्कन का पठार बोलते हैं। और ठीक है, और यहाँ से ऐसे वाले भाग को दक्कन का पठार, और पूरा ये बोला जो पूरा भूभाग होता है यहाँ से यहाँ वाले को, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्या है। ठीक है, चलिए सिलवासा राजधानी है, आप सभी को इसका आंसर बताना है, सिलवासा राजधानी किसकी है, दमन एवं दीव की, कि दादर एवं नगर हवेली की, कि लक्षद्वीप की, कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान समय में ये क्या है, दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो भारत में क्या हो जाते हैं, 28 राज्य और क्या हो जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें आप पाएंगे कि दमन द्वीप एवं दादर हवेली दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। कब से हुए हैं, आपको हमने बता रखा है कि 26 जनवरी 2020 से। ठीक है, ये हो गए हैं क्या, दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, दमन दीप एवं दादर नगर हवेली। इसका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलवासा किसकी राजधानी है, तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है दादर एवं नगर हवेली में। ठीक है, आई बात समझ में।
वर्तमान समय की बात करेगा तो दमन दीव में, ठीक है। दादर नगर हवेली पहले ये कहाँ मुंबई के पास में मिलता था, ठीक है। और दमन ये सॉरी ये गुजरात के पास में, और दमन दीव आपको कहाँ मिलता था, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और आप अगले सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? इनमें से भारत के जो राज्य हैं सर्वाधिक तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है? ऑप्शन दिया गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि जब ये क्या हो जाता है, सॉरी ये भारत का क्या हो जाता है, भूभाग हो जाता है, यानी भारत का ये मानचित्र हो गया। तो आप सबको यहाँ पता होना चाहिए कि तटीय राज्य, अब आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे से क्या हो जाती, तटीय रेखा चालू हो जाती, कहाँ से, यहाँ से। और यहाँ पे कौन सा राज्य मिलता है आपको पता है, गुजरात। कौन सा मिलेगा, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात जो की सीमा यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जस्ट नीचे गोवा, गोवा से जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे केरल, केरल से नीचे क्या हो जाता है, तमिलनाडु। और इधर आप आएंगे तो इधर आपको कौन मिलता है यहाँ पे, तो आप सबको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पांडिचेरी मिल जाएगा और फिर यहाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो किसकी सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा बनी, तो आप सबको पता होना चाहिए गुजरात की। क्या, गुजरात का जो कच्छ जिला है ये सबसे ज्यादा तटीय सीमा भी बनाता है, याद रखिए। राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। अगले सवाल का आंसर क्या, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय, जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान फैला है उसे क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है, कि दून कहा जाता है, कि खादर कहा जाता है, कि भावर कहा जाता है? आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए, किसे क्या कहा जाता है। याद रखिए उसे क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। क्या जाता है, भावर। यानी जो हिमालय के ये वाले जो जब भारत में आप ये देखते हैं, ये भारत का क्या हो जाता है, मैप आप जब बनाएंगे आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो आपका क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा, ये वाला भूभाग जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो इससे जो लगे हुए आपके समतल मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भावर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कोरी ग्रीक या कोरी निवेशिका, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोरी निवेशिका या कोरी ग्रीक जिस पर स्थित है वह है, क्या है, कच्छ की खाड़ी स्थित है, खंभात की खाड़ी, की कच्छ का लिटिल रन, की कच्छ का रण? आप सभी लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, कच्छ का लिटिल रन कहा जाता है। क्या है, कच्छ का लिटिल रन कहा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। यानी जो आपका ये वाला पश्चिमी भारत के मैप में जब आप इधर वाले क्षेत्र को जाते हैं, कौन से वाले, पश्चिमी वाले क्षेत्र को, ठीक है। ये आपका गुजरात वाला, तो यहाँ जो कच्छ फैला हुआ है तो ये सबसे ज्यादा क्या तटीय क्षेत्र है, इसी को लिटिल रन कहा गया, ठीक है। चलिए कर्क रेखा जो टॉपिक अभी हम आपको बताया है, तो बताइए कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्यों से गुजरती है? गुजरात से, झारखंड से, असम से, मिजोरम से। आप सभी को ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब चारों राज्यों से, कि 1 3 4 से, कि 1 2 4 से, कि 1 2 से। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम आपको क्या है बार बार बता रहे हैं कि ये आपका क्या हो जाता है, भारत का मैप, और भारत के मध्य से आपको गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको इसका हम ट्रिक भी बता चुके हैं। क्या, मित्र पे गमछाझार, क्या, मित्र पे गमछाझार। आप सभी को इसका आंसर बताना है कि कितने राज्यों से गुजरती है। अब इसी आप ट्रिक में बिठा लीजिए तो आप सभी को क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो देख लीजिए इसमें मित्र पे गमछाधार कौन सा रहा है, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो पहला चौथा नंबर सही है, चौथा किस में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हट गया, ठीक है। गमछा के बाद आप आ जाइए असम। असम है कहीं ऑप्शन में, ठीक है। ये देख लीजिए मित्र पे गमछाधार, असम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। गुजरात ग से है, हाँ ग है, गुजरात है। और कौन सा हो जाएगा, झारखंड, झारखंड भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 4 2 1 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। 1 2 4 गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी, और मिजोरम से, असम से नहीं गुजरती है। ये बात आप याद रखे रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर देना है, 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए आप सभी लोग इसका आंसर।
भारत का लगभग 30%, कितने परसेंट, 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? ऑप्शन दिया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। अब आपको भारत के पड़ोसी राज्य मतलब भारत के राज्यों का क्रम पता होना चाहिए, तो आप आंसर कर जाएंगे। आप सबको पता है कि क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से, किसके हिसाब से पूछ रहा है, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो कौन सा सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन हो जाता है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश। कौन हो जाता है, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन हो जाता है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों कितना भूभाग घेरे हुए हैं, 30%, याद रखें। बाकी में सभी बचे हुए यानी 100 का 30% भूभाग यानी एरिया इन्हीं राज्यों के पास। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, पश्चिमी घाट है, क्या है आप सभी को बताना है। पर्वत है एक, या पठारों की ढलान है, या पठार है, या पहाड़िया है। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्या है ये पश्चिमी घाट? आप सभी जानते हैं कि जब सॉरी हाँ जब भारत का मैं हाँ ये क्या हो जाता है, भारत का जब मैप आप यहाँ पे बनाएंगे तो इस वाले भूभाग को, कौन से वाले, यहाँ से आपका क्या हो जाता है, पश्चिमी घाट चालू हो जाता है। इसे आपको क्या बोला जाता है, वेस्टर्न घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये भारत का सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट वाला स्थान है। कैसा, हॉट स्पॉट। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे हॉट स्पॉट का मतलब है यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से, साथ में नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट को ही क्या कहा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्या पर्वत से, सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आप बताइए क्या हो जाए, ये याद रखिए, इस भूभाग को क्या बोलते हैं। आप सबको बार बार विशाल चट्टानों की मदद से यहाँ तक, कहाँ तक, जो सतपुड़ा रेंज है यहाँ तक आपका कौन सा, ये सबको क्या बोला जाता है, पठार। यहाँ क्या है, कौन सा पठार है, तो आप सबको पता है दक्कन का पठार। कौन सा, दक्कन का पठार। किस चट्टान से निर्मित हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। किस चट्टानों के द्वारा, बेसाल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पठारों की ढलान। जो नदियां ज्यादातर निकली हैं वेस्टर्न घाट से वो जाके कहाँ गिर गई हैं, सब ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में। कुछ नदियां हैं जैसे पेरार नदी हो गई, तो ये सब जाके अरब सागर में गिरी है। बाकी बहुत सारी नदियां जो जाके क्या इधर से गिरी हुई हैं, और ये ऐसे ढलान बनाते हुए कहाँ जाके गिर गई हैं सब, मतलब इनका समाप्ति कहाँ हुआ है, उद्गम तो वेस्टर्न घाट से हुआ लेकिन ये समाप्ति कहाँ हो गई है, बंगाल की खाड़ी में। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन दिया हुआ है 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। इसका आप सभी को आंसर बताना है। ठीक है, तो बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भाषा के आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित, किसके आधार पे, भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था, तो आप सबको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तेलुगु और किसको भाषा को लेके, मद्रास भाषा को, तेलुगु और तमिल, सॉरी तेलुगु और तमिल भाषा को लेके क्या हो गया था, विवाद हो गया था। जिससे क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश, एक श्री राम गुल्लू नामक व्यक्ति थे। ठीक है, श्री राम गुल्लू नामक, इन्होंने क्या किया था, आंध्र प्रदेश के निवासी थे, और ये क्या कर दिए थे, जब भारत आजाद हो गया था और भारत एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित हो चुका था, यानी उस समय गठन नहीं मतलब भारत का जो ढांचा बनाया गया था किस आधार पर बनाया गया था, प्रशासनिक आधार पर। किस, भारत का जो बनाया गया था उस समय ढांचा किस आधार पे, भाषा के आधार पे ना होके किसके आधार पे था, प्रशासनिक आधार पे था। किसके आधार पे, प्रशासनिक आधार पे। ठीक है, फिर पहली कमेटी बनी कौन सी, श्रीधर कमेटी। कौन सी, श्रीधर कमेटी। श्रीधर कमेटी के बाद कौन सी बनी थी, जेवीपी कमेटी। कौन सी, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जो मध्य प्रदेश के पहले क्या रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए, राज्यपाल। ठीक है, तो इन सभी ने क्या किया कि
अपना रिकमेंड दिया और बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना हो, कि किस पे होगा, प्रशासनिक आधार पे। किस पे? प्रशासनिक। उसके पहले भी जब ब्रिटिश लोग भारत छोड़ के गए तो भारत का जो गठन हुआ किस आधार पे हुआ? प्रशासनिक आधार पे हुआ। किस आधार पे? प्रशासनिक आधार पे। जब इन कमेटियों ने सब क्या किया, जैसे श्रीधर, पहली कमेटी कब बनी? तो 1948 में ये कमेटी का गठन हुआ और इसने क्या हुआ कि अपना 49 में क्या किया, रिपोर्ट दे दिया। क्या? 1949 में। फिर उसके बाद 49 में दिसंबर मंथ में रिपोर्ट देती है, ठीक है। तो इसके बाद फिर 49 में ही आपकी कौन सी कमेटी बन जाती है? तो आपको आ जाती है जेबीपी कमेटी, ठीक है। इसने भी जब चेक किया तो बोला कि नहीं, प्रशासन का आधार पर। तो श्री राम गुल्लू नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, बिना खाना पिए खाया, ठीक है। तो 58 दिन के अनशन के बाद ऐसा कहा जाता है कि उनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई, यानी मृत्यु हो गई है, ठीक है। उसके बाद तुरंत आनंद बानन साल में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की गठन घोषणा कर दी, ठीक है। तो ये कब आपका बना? तो 1953 में, याद रखिएगा आप, 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। फिर उसके बाद कौन सी? 1953 में फैज अली नामक एक कमेटी बनती है और ये कमेटी फिर क्या कर देती है? भाषा के आधार पर रिकमेंड देती है। और फिर संविधान के 7वें नंबर, यानी संविधान में संशोधन किया गया। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में क्या किया गया? राज्यों को, यानी देखिए 1953 में फैजल कमेटी बनती है और 1955 अपनी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट के बाद 1 नवंबर 1956 से आप सभी जानते हैं कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता दिया हूँ, ठीक है। इससे आप चीजें आप पढ़ लीजिएगा तो आपको सभी समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है, ठीक है। शिव समुद्रम द्वीप की बात करा है, गंगा पे बना है कि गोदावरी पे कि कृष्णा पे कि कावेरी पे? आप सभी को इसका आंसर देना है, ठीक है। तो बताइए ये किस नदी पे बना हुआ? तो शिव समुद्रम, याद रखिए, आपका किस नदी पे बना हुआ? तो कावेरी नदी पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे, ठीक है। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये द्वीप कहाँ बना है शिव समुद्रम? तो कावेरी नदी। और ये कहाँ मिलेगा आपको? याद रखिए, केरल में। कहाँ मिलेगा? केरल में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, भारतीय मानक का समय का आयनोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से कि छत्तीसगढ़ से कि महाराष्ट्र कि उत्तर प्रदेश से? आप सभी लोगों को इसका आंसर बताना है, कहाँ से नहीं गुजरती है। मैंने आपको बता रखा है कि भारत में जो टाइम जोन, यानी जो आपका समय मानक समय रेखा है, वो किस देशांतर रेखा को लिया गया है, आप सबको पता होना चाहिए। कौन सी वाली देशांतर रेखा हो जाती है? तो आप सबको पता होना चाहिए 82.5 देशांतर। ये ऐसे सीधे गुजरती है, ठीक है, ऐसे 82.5 अंश। ये कहाँ से? उत्तर प्रदेश को छूती है, मतलब ये मानक समय जो हमारा लिया गया, कहाँ से लिया गया? यूपी से। यूपी के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे? मध्य प्रदेश। पहला कौन सा आ जाता है? यूपी। यूपी के बाद दूसरा किसको टच करती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद किसको टच करता है मानक समय रेखा? तीसरा सीजी, यानी छत्तीसगढ़। चौथा किसको टच करता है? आप सबको पता होना चाहिए, उड़ीसा को। उड़ीसा के बाद पांचवा किसको टच करता है? आंध्र प्रदेश को। आई बात समझ में मेरी? तो यहाँ से आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 राज्यों से गुजरती है, तो इसमें से महाराष्ट्र से गुजरती है क्या? नहीं, महाराष्ट्र आपको यहाँ मिल जाता है, इसलिए महाराष्ट्र इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। कहाँ से नहीं गुजरती, यही आपसे सवाल पूछा था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसके हिसाब से आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। हमने आपको बता रखा है कि भारत में 28 राज्य और कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप सभी लोग ऑप्शन देख के आंसर बताइए। गोवा, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। याद रखिए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? गोवा। भारत का क्या है? सबसे छोटा राज्य। क्वेश्चन पूछे कि भारत का एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप सबको पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है? गोवा, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या है? पणजी, ठीक है। याद रखिए ये भारत का सबसे छोटा राज्य। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे पुर्तगालों का शासन हुआ करता था 1961 में। कब? 1961 में पुर्तगाली लोग गोवा को क्या करते हैं? छीन के जाते हैं, ठीक है।
तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए भी और सबसे बाद में गए भी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल का आंसर दीजिए। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है कहाँ है, आप सभी को आंसर बनाना है। कैसे वाले क्षेत्र, मैदानी वाले क्षेत्र में कि पठारी वाले कि दलदली वाले कि पर्वतीय वाले, आप सभी लोगों को क्या करना है, इसका आंसर देना है। आप सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो मणिपुर है उसका अधिकांश भाग कैसा है, मैदानी है कि पठारी है कि दलदली है कि पर्वतीय है। जब आप भारत का मैप बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो मणिपुर राज्य है आपका किधर है, पूरब साइड में। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कि ये भारत के किस वाले भूभाग में। तो यहाँ आपका मणिपुर मिलता है, तो मणिपुर में इधर वाले क्षेत्र में क्या है, ये सब आपका क्या है, ये हिमालय। जैसे आप हिमालय को 4 पार्ट में पढ़ते हैं ना, भाग डिवाइड करके, तो ये सब क्या है, हिमालय के पार्ट है और ये ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला भी क्षेत्र क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र। कैसा हो जाएगा, पर्वतीय। याद रखिए, ना मैदानी है ना पठारी है ना दलदली है, कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र है। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को आपको आंसर बताना है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताना है, कौन सा तट है। जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट से कि मालाबार तट से, उत्तरी सरकार से या कोंकण तट से, आप सभी को इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोरोमंडल तट, समझिए आप। तो आप सभी को इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या हो जाता है, भारत का मैप हो जाता है। ठीक है, हम सभी आपको अभी आपको हम बता देते हैं, आपको पूरे तट याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र हो गया। तो गुजरात वाले क्षेत्र को गुजरात से लेके जो आपका खंभात की खाड़ी यानी ये महाराष्ट्र है, यहाँ तक वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ तट के नाम से। किस नाम से, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद आप जब कहाँ से लेके, महाराष्ट्र से लेके, कहाँ से, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक के, कहाँ तक के, महाराष्ट्र से गोवा तक वाले जो तट होता है, कहाँ से, देखिए ये आपका कहाँ से कहाँ तक का हो गया, गुजरात टू महाराष्ट्र। ठीक है, पहला आई बात समझ में। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र टू कहाँ से हो जाएगा, महाराष्ट्र टू कहाँ हो जाएगा, याद रखिए गोवा। इस वाले तट को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। इसलिए इन क्षेत्रों में कोंकणी भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, गोवा और थोड़ा बहुत कर्नाटका वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर गोवा से लेके आपका केरल, सॉरी गोवा से लेके कर्नाटक वाले क्षेत्र, ये वाली ये वाला जो भूभाग हो जाता है, यानी ये वाला आपका यहाँ तक केरला तक, कहाँ से, गोवा से लेकर केरला तक, ये आपका क्षेत्र जो हो जाता है, ये आपका हो जाता है कौन सा वाला तट, याद रखिए इसे बोला जाता है आपका मालाबार तट। कौन सा, मालाबार तट। आई बात समझ में। फिर ये आपका यहाँ तक हो गया मालाबार तट। फिर ये वाला जो भूभाग हो जाता है, यानी ये वाला आंध्र प्रदेश से लेके यहाँ तक, इस वाले तट को कहाँ से, ये हो गया तमिलनाडु वाला जो यहाँ तक क्षेत्र फैला, यहाँ से लेके आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट। यही क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। आई बात समझ में। फिर जब ये उड़ीसा वाला हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, उत्कल तट। ठीक है, यहीं से सवाल पूछ देता है, ऐसा कौन सा भारत के राज्य का वर्णन है जिसका वो राष्ट्रगान जो है ना, कौन सा, उत्कल बंग गंगा। इसमें उत्कल नाम से किस राज्य का क्या किया जाता है, वर्णन मिलता है राष्ट्रगान में। तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा का पुराना नाम किस नाम से जाना जाता था, उत्कल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये सभी सवाल आपके पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है, भारत का प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में कारण है। भारत को किस वजह से एक उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है, अक्षांशीय विस्तार के कारण कि देशांतीय विस्तार के कारण कि क्षेत्रीय आकार के कारण या उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के कारण। आप सभी को इसका आंसर भी बताना है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि इसको किस कारण से कहा जाता है, अंशांशी विस्तार के कारण। किसके कारण, अंशांश देखा,
यानी ग्लोब पे जो आपकी क्या है अंशांश रेखाएं खींची गई हैं वो आपको क्या लोकेट करती हैं, हमने आपको बताया ये आपका वातावरण बताएगी, मतलब किस प्रकार का यहाँ इन्वायरमेंट होगा, किस प्रकार की जलवायु होगी, और यहाँ के लोगों का क्या है रहन सहन किस प्रकार के है, क्योंकि ये सब आपको डिपेंड करता है। ये आपका जीरो अंश हो गया, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र होता है यहाँ हमेशा क्या होता है, यहाँ बारिश धूप और गर्मी ठंडी सभी, तो इसे क्या बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अब भारत इन्हीं सभी के बीच में आपको मिलता है, ठीक है। तो आई बात समझ में, तो इसे अंशांशी विस्तार उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है इसी कारण, किसके कारण अंशांशी विस्तार के कारण। आप जब यहाँ से ग्लोब में खींच देते हैं ये आपकी क्या हो जाती है जीरो अंश देशांती रेखा, देशांतर रेखाएं जो आपको टाइम बताती हैं, और इधर आपका भारत का लोकेशन हो जाता है, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। आई बात समझ में, चलिए भारत आकार में विश्व का है, चलिए इसका आंसर तो सबको पता है, ठीक है। चलिए बताइए भारत वर्ष आकार में विश्व का है कौन सा स्थान है, पांचवा सबसे बड़ा देश है, छठा सबसे बड़ा देश है, कि सातवां सबसे बड़ा देश है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सबको पता होना चाहिए कि भारत वर्ष आकार में विश्व का क्या है सातवां सबसे बड़ा देश है, कैवा नंबर का है सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसे जाता है, यानी भारत के जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज किसने की थी, फ्रांसीसियों ने की थी, डचों ने की थी, या पुर्तगालियों ने, या अंग्रेजों ने, तो इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा। तो किसने किया था, तो किसने किया था सबसे पहले आप सबको पता होगा वास्को डी गामा, पुर्तगाली जो है ना, आप पढ़े होंगे बचपन से लेके स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं, 1498 में वास्को डी गामा भारत के कहाँ पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह, कहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे। ये कालीकट बंदरगाह आपको कहाँ मिलता है, कोच्चि वाले बंदरगाह को कालीकट यानी केरला वाले, ठीक है ठीक है, याद रखिए 1498। तो कौन सा हो जाएगा आंसर पुर्तगाली, ठीक है। समुद्री मार्ग की जो खोज की थी, क्यों खोज की थी उसका कारण है, कभी आपको हिस्ट्री में हम बता देंगे कि जब भारत के का जो व्यापार होता था कहाँ से होता था यूरोपीय महाद्वीपों में, और यूरोप वासियों को मसाला बहुत पसंद था। और जब पूरी इधर विश्व साइड में अरब सागर जो है आपका कौन सा, ये अरब सागर और ये आपकी फारस की खाड़ी है, इन वाले पूरे क्षेत्रों में जब मुसलमानों का कब्जा हो जाता है तो मुस्लिम लोग क्या कर देते हैं इस वाले रास्ते को पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ से क्या है व्यापार नहीं हो पाता, इसलिए उन लोगों ने उपाय खोजा, एक क्या कि यूरोप वासियों ने कब एक समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है। तो उन्होंने फिर इधर से घूम के आते हैं और उन्होंने पाया कि भारत की स्थिति क्या है, इन्होंने क्योंकि भारत का नाम सुन रखा था, क्योंकि भारत उस समय क्या है बिजनेस व्यापार में मसालों के लिए क्या था विश्व फेमस था। आई बात समझ में, यानी सेंट्रल मध्य एशिया जो देश आते हैं वहां पे कब्जा मुसलमानों का हो गया, इसके कई कारण थे, ठीक है। चलिए आगे से हम आपको बता देंगे, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। 20 के बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा गड़बड़ है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।